Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today, we are going to discuss a new poem of 11th Standard Supplementary Book Snapshot, and the name of the poem is The Tale of Melon City, written by Vikram Seth. विक्रम सेठ इज अ इंडियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट। विक्रम सेठ जो है वो इंडियन राइटर है, नॉवेलिस्ट भी है, पोएट भी है। उन्होंने बहुत अच्छी नॉवेल्स और बहुत सारी पोएम्स लिखी है। अगर यहाँ पे उनके कुछ फेमस बुक्स की अगर आप नॉवेल्स की अगर अपन जिक्र करें तो ए सुटेबल बॉय जो कि बहुत बड़ा फेमस नॉवेल है उनका, जिसके लिए उनको कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज मिला है। ए गोल्डन गेट के लिए उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। सो विक्रम सेठ इज़ अ इंडियन इंग्लिश राइटर, दैट इज़ अ पोएट एंड नॉवेलिस्ट। अब इस पोएम की अगर अपन बात करें, द टेल ऑफ मेलन सिटी। टेल यानी कि आप सभी जानते हैं टेल का मतलब कथा होता है, यानी तरबूज वाले शहर की कथा या तरबूज के शहर की कथा। बड़ा मतलब एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ वेरी फनी काइंड ऑफ ए टाइटल, and the poem is also not exactly in a funny, but it is written in a very funny or a humorous way. Basically the poem is a satire। यहाँ पे अपने को सटायर का मीनिंग समझना ज़रूरी है। सटायर का मतलब होता है एक तरह से व्यंग। सो द पोएम इज़ कम्प्लीटली रिटन इन अ सैटरिकल मैनर। दैट इज़ द एक तरह से वो सटायर है कि भी इफ़ वन पर्टिकुलर कंट्री और ए सिटी has not a good authority or a proper king, then what is the future of that city or a country? It is very well described. So it is written in a very satirical manner. तो शुरुआत में पोएम की शुरुआत होती है। हाँ, पोएम की और एक खास बात है कि इट इज़ रिटन इन अ राइमिंग स्कीम, बट नॉट एग्जैक्टली राइमिंग स्कीम, बट इट इज़ रिटन इन अ राइमिंग कपलेट। राइमिंग कपलेट का मतलब ये होता है कि हर दूसरी लाइन पहली लाइन से राइमिंग करती है। जैसे किंग सिंग या किंग थिंग या फिर थ्रो फेयर एट देयर, तो इट इज़ रिटन इन अ राइमिंग कपलेट। तो पोएम की अगर अपन शुरुआत करें तो शुरुआत में किंग ये ऑर्डर करता है कि जो थ्रो फेयर है, थ्रो फेयर का मतलब किसी भी शहर का एक मेन रोड जो होता है, बाजार का या चौक होता है, वहाँ पे मुझे एक आर्क बनाना है। एक आर्क बनाना है। आर्क क्यों बनाना है? ताकि टू एडिफाई द स्पेक्टेटर्स। अब टू एडिफाई का मतलब होता है टू टीच और टू गाइड और गिव सम इंटेलेक्चुअल नॉलेज टू द स्पेक्टेटर्स। और मतलब वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वहाँ की जो पीपल है, उनको मैं कुछ बताऊँगा, उनको कुछ एडवाइस करूँगा। तो मैं उनको वहाँ से आर्क के नीचे खड़ा होकर मैं उनको कुछ गाइड करना चाहता हूँ। सो लेट अस बिल्ड ए आर्क ऑन दी थ्रू फेयर, यानी कि मेन रोड पे एक सुंदर सा आर्क बनाया जाए। वही तो ऑर्डर है, किंग का ऑर्डर है, मानना पड़ेगा। वर्कमैन जो है, मजदूर है, तुरंत काम पे लग गए और कुछ ही दिनों में आर्क बन के तैयार हो गया। दूसरे दिन वहाँ पे किंग विजिट करता है, घोड़े पे सवार होके वहाँ पे जाता है, आर्क के नीचे खड़ा होता है। तो होता ये है कि उसने क्राउन पहना है। हर राजा के सिर पे एक मुकुट होता है, ताज होता है, जिसको क्राउन कहते हैं। तो जैसे वो आर्क के नीचे खड़ा होता है तो वो आर्क को टच हो जाता है और वो क्राउन नीचे गिर जाता है। द किंग बिकेम वेरी एंग्री बिकॉज द आर्क वॉज बिल्ट टू मच लो, यानी कि नीचे बनाया गया था, थोड़ी सी उसकी हाइट जो है वो नीचे बन गई थी। द किंग बिकेम वेरी मच एंग्री और तुरंत उन्होंने फरमान जारी किया, ऑर्डर जारी किया कि चीफ ऑफ बिल्डर कौन है उसको बुलाया जाए। आई विल हैंग हिम, यानी कि उसको फांसी पे लटकाऊंगा। यानी कि बगैर कुछ सोचे समझे उन्होंने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि ब्रिंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स एंड ही विल बी हैंग्ड। हैंग मतलब फांसी पे लटकाया जाएगा उसको। भाई चीफ ऑफ बिल्डर को बुलाया गया। चीफ ऑफ बिल्डर डरते डरते उनके सामने आए एंड ही सेड योर मैजेस्टी इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ वर्कमैन, यानी कि मजदूरों की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। चलो फिर मजदूरों को बुलाया जाए, दे विल बी हैंग्ड। उनको बुलाया गया, उन्होंने बोला कि हमारी भी कोई गलती नहीं है। अपना जो मैसन है उसने क्या किया कि जो ब्रिक साइज है, यानी कि ईंटों की जो साइज़ थी वो बराबर हमको सप्लाई नहीं की। सो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी
falling of the ark. So Mason is called. Then Mason said that in reply, it is not even my fault. It is the fault of architect who made a plan of a ark. भाई आर्किटेक्ट को बुलाया गया. आर्किटेक्ट ने बोला कि योर मैजेस्टी माय किंग, आई हैव शोन ए प्लान टू यू बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द आर्क. यानी कि आर्क बनाने से पहले मैंने आपको प्लान दिखाया था. एंड यू मेड सर्टन अमेंडमेंट्स इनटू माय प्लान. यानी कि मेरे जो प्लान बनाया था उसमें आपने कुछ करेक्शंस किए. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? नेचुरली भाई किंग खुद रिस्पॉन्सिबल हुआ, क्योंकि उन्होंने आर्किटेक्ट के प्लान में कुछ चेंजेस किए थे, कुछ बदलाव किए थे. अब यहाँ पे वापस किंग गुस्सा हो गए. यानी कि अगर किसी को फांसी देना है तो किंग हिमसेल्फ, भाई किंग को ही फांसी देना पड़ेगा. देन सडनली किंग सेड दैट रुको जरा, आई विल कॉल द वाइजेस्ट मैन ऑफ द सिटी. एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया जाए और मैं उससे सलाह मशवरा करूँगा. तो देखा गया, ढूंढा गया, एक वाइजेस्ट मैन मिला जो कि लेम है मतलब लंगड़ा है, ब्लाइंड है मतलब अंधा है, एंड वेरी ओल्ड मैन. यानी बूढ़ा भी है, अंधा भी है और लंगड़ा भी है. ही इज अ लेम ऑल्सो, ही इज अ ब्लाइंड ऑल्सो एंड ही इज अ ओल्ड मैन. देयरफॉर ही इज द वाइजेस्ट मैन ऑफ द सिटी. इसीलिए वो बुद्धिमान है. यानी कि हर एक चीज़ में आपको एक थोड़ा सा सटायर लगेगा कि बुद्धिमान व्यक्ति उन्होंने ऐसे पकड़ के लाए. उसको पूछा गया कि भाई हु इज़ द कल्प्रिट. कल्प्रिट यानी कि गुनहगार कौन है. तो बोले कि सिंपल सी बात है कि आर्क के कारण अपने किंग का क्राउन गिरा, तो आर्क इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल. आर्क को फांसी दी जाए. अब आर्क को फांसी देने की तैयारी की गई, गैलोज बनाए गए. गैलोज इज बेसिकली ए प्लेटफॉर्म वेयर द हैंगिंग प्रोसीजर इज बीइंग डन. सो गैलोज वगैरह तैयार किए गए, सारी तैयारी हो गई. लेकिन अचानक फिर वो द वाइजेस्ट मैन बोला, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि रुको, आर्क को कैसे अपन हैंगिंग कर सकते. भाई उसने तो राजा के अपने किंग के क्राउन को टच किया गया. सो इट बिकेम होली, यानी कि ये तो पवित्र हो गया. सो वी कैन नॉट हैंग आर्क. सो व्हाट कुड बी डन. तब तक पब्लिक इकट्ठा हो गई, नेटिव लोग सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए. एंड दे वर वेटिंग फॉर द हैंगिंग प्रोसीजर. अब किसी ना किसी को तो फांसी देना ज़रूरी होगा. तो फिर ये तय किया गया कि एक नूज़ बनाया गया. नूज़ का मतलब ये होता है, एक ऐसा फंदा होता है जिसको एक नॉट होती है, एक गठान होती है, जैसे फांसी देने के लिए एक रोप बनाया जाता है और ऐसा एक सर्कल बनाया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ नूज़. नूज़ इज बेसिकली ए सर्कल ऑफ ए रोप हैविंग ए नॉट सो एज टू हैंग समबडी. किसी को फांसी देने के लिए जो फंदा तैयार किया जाता है उसको नूज़ बोला गया है. अब भले एक एक करके अपने शहर के सारे लोगों को यहाँ पे उनकी गर्दन उसमें रखी जाएगी, नूज़ में रखी जाएगी, और जिसकी गर्दन में वो नूज़ फिट होगा उसको फांसी दी जाएगी. सभी लोग एक एक करके बारी बारी से आते गए. किसी की गर्दन में वो फिट नहीं हुआ. एंड फाइनली द king's neck is put into that noose and it fitted completely. It measured into his neck. यानी कि किंग के गर्दन में वो बराबर फिट बैठ गया. सो द किंग मस्ट बी हैंग नाउ. यानी कि किंग को ही फांसी दी जाए. ऑर्डर को माना गया, किंग को फांसी दी गई. क्योंकि तब तक क्राउड इतनी रेस्टलेस हो चुकी थी कि किसी न किसी को फांसी देना ज़रूरी हो गया था, वहाँ के काउंसिलर्स के लिए, वहाँ के मिनिस्टर्स के लिए. तो इस तरीके से किंग को फांसी गई. अब लेकिन यहाँ पे स्टोरी, यहाँ पे पोएम ख़त्म नहीं हुई. आगे हु विल बी द नेक्स्ट किंग, यानी कि अगला राजा कौन होगा. अब वहाँ उस शहर में ऐसी प्रथा है कि बाहर का जो गेट है वहाँ से पासर बाय, यानी कि जो भी व्यक्ति पास होगा उसको पूछा जाएगा कि हु विल बी द नेक्स्ट किंग, यानी अगला राजा कौन बनना चाहिए, उसको पूछा गया और उसकी राय से किंग बनाया जाएगा. तो एक पासर जा रहा था एंड ही वॉज एन इडियट, यानी कि पागल आदमी था, वो मैड आदमी था. उसको पूछा गया कि भाई हु इज़ टू बी द नेक्स्ट किंग, यानी कि अगला राजा कौन होगा. तो हर चीज़ के लिए वो जवाब देता था ए मेलन, यानी कि तरबूज. अब भाई उसने बोल दिया कि भाई मेलन को राजा बनाना चाहिए. तो एक मेलन को लाया गया, उसको थ्रॉन यानी कि सिंहासन पे बिठाया गया, बाकायदा उसकी क्राउनिंग की गई और उसके बाद में वो जो शहर है वो चलता गया, है ना, अंडर द किंग ऑफ ए मेलन, यानी कि तरबूज राजा बना है और वो देश जो चल रहा है. अब
उसके कई सालों के बाद में अगर कोई वहाँ पे आता है और पूछता है कि भाई ये कैसे हुआ आपके शहर में, आपके देश में कि भाई यानी कि मेलन राजा बन गया, तो वो जवाब देते हैं कि भाई ये तो हमारी कस्टमरी प्रोसेस है, उसके हिसाब से हमने सारी चीज़ें फॉलो की है और उसी में हमारी जो किंग है वो रिजॉइस करेंगे, यानी कि उसको उनको हैप्पीनेस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे उन्होंने एक फ्रेंच फ्रेज का इस्तेमाल किया है, दैट इज द फेयरनेस फेयर, लेजीनेस फेयर। तो इसका मतलब होता है कि भाई अलाउड टू डू द थिंग्स, मतलब कोई यानी कि कोई देश में जो काम करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से एक फ्रीडम मिलेगा और वो अपना काम अपनी मर्जी से करते जाएंगे। तो ये है पोएम कि भाई अगर मेलन अगर किंग रहेगा तो उस देश का काम कैसे चलेगा, सभी को अपना अपने काम करने का फ्रीडम है और देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर in the city. So this is a very satirical poem written in a very humorous way, and the moral of the poem is that कि if a particular country or a city do not have the proper authority, proper king, then what would be the future of that city or country is very well described in the poem. So thank you very much for watching my video. If you want a detailed question answer of this poem, please visit my I will give into the description box, as well as I will put the link in the comment box also. You can avail all the question answer summary and glossary of the poem from that link. Thank you very much for watching my video. Thank you very much. Have a nice time.